स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है दिवाकर बोथरा। सोशियोलॉजी के अंदर कई बार एक डिफिकल्टी आती है कि स्पेसिफिकली जो थिंकर्स का चैप्टर है वहाँ पे कई बार जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रेलेवेंस ऑफ मार्क्स, रेलेवेंस ऑफ डर्कहाइम, रेलेवेंस ऑफ पार्सन या उनकी कोई स्पेसिफिक थियरी को लेके जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो कॉमन मिस्टेक है कि उनकी जो माइक्रो एस्पेक्ट्स है थियरी के वो अप्लाई करने लगता है। अब दो तरीके के रेलेवेंस पूछे जाते हैं सोशियोलॉजी में। एक जो सीधा सीधा रेलेवेंस किसी एक पर्टिकुलर थियरी का पूछता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे जो आज हम डिस्कस करेंगे इमाइल डर्कहाइम की रिलीजन की थियरी का रेलेवेंस। इसके अंदर सिर्फ रिलीजन के पार्ट वाली थियरी को आप अप्लाई करोगे और उसका रेलेवेंस बताओगे। दूसरी तरफ है इमाइल डर्कहाइम की थियरी का रेलेवेंस। अब वहां पे इमाइल डर्कहाइम की डिवीजन ऑफ लेबर की भी थियरी है, सुइसाइड की भी है, रिलीजन की भी है। यहां पे कोई भी एक स्पेसिफिक पार्ट को नहीं लिया जाता है किसी की थियरी को, दैट इज माइक्रो अप्रोच नहीं होना चाहिए, मैक्रो अप्रोच। रेलेवेंस ऑफ डर्कहाइम की थियरी जब पूछी जाए तो क्या किया जाता है, डर्कहाइम की थियरी का एसेंस जो सब थियरी में है वो लिया जाता है और उस रेलेवेंस से बताया जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, उनका फोकस था स्टडिंग द एम्पेरिकल एविडेंसेस, उनका फोकस था कॉजल एनालिसिस पे, उनका फोकस था गिविंग ए ग्रैंड थियरी। इस तरीके के जो उनके एसेंस थे, सॉलिडारिटी, इंटीग्रेशन, फंक्शनलिस्ट अप्रोच, उनको अप्लाई किया जाता है और उनकी रेलेवेंस या इररेलेवेंस एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन डिस्कस की जाती है और लिखी जाती है। आज हमने एक क्वेश्चन उठाया डर्कहाइम की रिलीजन की थियरी का रेलेवेंस। 2022 का अगर आप पेपर देखो तो डर्कहाइम के अंदर मेजॉरिटी, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस थिंकर्स में से डर्कहाइम पे आए थे। अब चांसेस है कि 2023 में शायद डर्कहाइम में 10 मार्क्स से ज्यादा नहीं आए। और डिवीजन ऑफ लेबर, सुइसाइड या सोशल फैक्ट की थियरी में बड़ा क्लियरेंस रहता है। डर्कहाइम की रिलीजन की थियरी के ऊपर दो दो मत है, इक्वली स्ट्रांग है। कोई मानते हैं कंप्लीटली रेलेवेंस है, कोई मानते हैं रेलेवेंस है। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम रेलेवेंस बता सकते हैं कॉन्टेम्पररी एग्जांपल्स को लगा के, और अगर इररेलेवेंस पूछा जाए तो किस एस्पेक्ट्स पे डिस्कस करना चाहिए। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस, स्टडी IQ में हमारा बैच 3 सोशियोलॉजी का स्टार्ट हो रहा है 9 जनवरी से। टाइमिंग 1 बजे है। दिस इज द न्यू ईयर सेल विच इज प्रेजेंट, और आपको एक बड़े ही डिस्काउंटेड प्राइस पे पूरा कोर्स सोशियोलॉजी का, जहां पे नोट से लेके, मटेरियल से लेके, हैंड रिटन नोट्स, एक्सेस टू द लेक्चर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ मोर देन 1.5 years, और पूरा कोर्स with complete coverage of the syllabus would be available to you. If you people are interested and want to take your sociology to next level, this is the course you should definitely be at least looking for. 2024 में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये अभी right time है आपके ऑप्शनल को ग्रिप में करने के लिए। And this course would definitely add, much more weightage to your preparations and clarity to your understanding of sociology. और जहां तक क्लियरिटी की बात है, इन कुछ लेक्चर से आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा अप्रोच क्या है जो मैं पढ़ाऊंगा आपको क्लासेस के अंदर। क्योंकि टीचर कई बार कितना भी अच्छा हो, अगर उसके अप्रोच से हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो शायद हम उससे ज्यादा कंटेंट नहीं निकाल सकते। अब डर्कहाइम की थियरी का रेलेवेंस जब पूछा जाए तो सबसे पहले चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए इस क्वेश्चन या इस एस्पेक्ट को टैकल करते वक्त कि डर्कहाइम की थियरी का एसेंस क्या है। अब यहां पे मैंने 4 पॉइंट में पूरी डर्कहाइम की थियरी का एसेंस लिखा एज फार एज उसकी रिलीजन की थियरी है। पूरी थियरी नहीं देख रहे हम, सिर्फ रिलीजन देख रहे हैं। सबसे पहले डर्कहाइम बोलता है रिलीजन फंक्शनल होती है, रिलीजन इंटीग्रेशन लेके आती है सोसाइटी में, रिलीजन सॉलिडारिटी को प्रमोट करती है सोसाइटी के अंदर। क्यों? डर्कहाइम का रिलीजन का मतलब गॉड्स एंड स्पिरिट की वर्शिप नहीं थी। डर्कहाइम का रिलीजन का मतलब था कि रिलीजन इज नथिंग बट द वर्शिप ऑफ सोसाइटी, जहां पे सेक्रेड की वर्शिप होती है रिलीजन। और सेक्रेड कैसे बनती है कोई भी चीज? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस बॉटल को लूं, अगर कलेक्टिविटी अटैच हो जाती है तो यहाँ पे ये चीज सेक्रेड बन जाएगी। और जब सेक्रेड को वर्शिप करते हो तो आप कलेक्टिविटी को वर्शिप करते हो, और कलेक्टिविटी को वर्शिप करते हो तो इन अ वे आप सोसाइटी को ही वर्शिप कर रहे हो फॉर दैट मैटर। हम देखते हैं कि कैसे बहुत सारी चीजें सेक्रेड बनती गई इन एंशिएंट टाइम से लेके आज तक। जो सेक्रेड बनी है सोसाइटी में वो तब बनी क्योंकि एक कलेक्टिव बिलीफ आ गया उन चीजों के ऊपर। बहुत सारे ऐसे मंदिर जो अभी रिसेंटली बने हैं, कोई हिस्टोरिकल एविडेंसेस नहीं है, और वो भी सेक्रेड माने जाते हैं क्योंकि कलेक्टिविटी अब उसे मानने लगी है, वो सेक्रेड है। सेक्रेड सेक्युलर से रिप्लेस हो जाएगा मॉडर्न सोसाइटी में, जहां पे डर्कहाइम बोलता है कि कलेक्टिव मोरालिटी जो है, मतलब इंटीग्रेशन,
जो कलेक्टिव कंसाइंस जो है वो ट्रेडिशनल सोसाइटी में सेक्रेड से रेडिएट होता था, और मतलब कहने का मतलब सेक्रेड उसकी परछाई थी जिसके बेसिस पे वो मोरालिटी एनफोर्स की जाती थी। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में क्योंकि एक हेट्रोजीनियस सोसाइटी होगी, वहां पे सेक्रेड चीजें शायद सॉलिडारिटी नहीं बढ़ा सकती। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में अगर भगवत गीता, कुरान या फिर कोई गॉड या गॉडेसेस लूं मैं इंडिया में, तो उनके बेसिस पे शायद एक पर्टिकुलर रिलीजियन जो है वो इंटीग्रेट हो सकती है। पूरे इंडियंस शायद उससे इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे। तो ये मानते हैं कि सेक्रेड से सेक्युलर शिफ्ट आ जाएगी। शिफ्ट का मतलब क्या है कि सेक्रेड जो सॉलिडारिटी लेके आता था वो मॉडर्न सोसाइटी में आएगी सेक्युलर से। तो ये एक और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने अपनी थियरी में डिस्कस किया और बताया कि कैसे रिलीजियन सेक्रेड से सेक्युलर हो जाएगी लेकिन खत्म नहीं होगी। क्योंकि डरखाइम से पहले के स्कॉलर जो थे, अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, ये मानते थे कि कैसे रिलीजन इज हैम्परिंग द रैशनैलिटी इन सोसाइटी, और जब रैशनैलिटी हैम्पर कर रही है और मॉडर्न सोसाइटी धीरे धीरे जहां पे रैशनैलिटी बढ़ती जाएगी तो रिलीजन खत्म हो जाएगी सोसाइटी में। सेक्युलराइजेशन की थीसिस दी उन्होंने। ये बोलते हैं कि नहीं, रिलीजियन जो है कलेक्टिविटी की वर्शिप होती है और कलेक्टिविटी हमेशा सोसाइटी में रहेगी। अब बस डिफरेंस ये है कि फॉर्म्स जो है रिलीजियन के चेंज हो जाएंगे सेक्रेड से सेक्युलर, लेकिन रिलीजियन खत्म नहीं होगी। यह है डरकाइम की थियरी का शॉर्ट एंड सिनॉप्टिक एसेंस जो आपको पता होना चाहिए जब भी किसी थियरी का रेलेवेंस देखो। अब देखते हैं कि क्या ये चीजें रेलेवेंट है मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, चाहे हम इंडियन के कंटेक्स्ट में देखें या चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड या एंटायर वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में देखें। सबसे पहला पॉइंट, रिलीजन को डरखाइम फंक्शनल मानते थे। डरखाइम एज वी ऑल नो इज अ फंक्शनलिस्ट स्कॉलर जो कहीं ना कहीं एक फंक्शंस को देखता है। फंक्शंस का मतलब क्या है कि टू व्हाट एक्सटेंट दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ब्रिंग सॉलिडारिटी इन सोसाइटी। अब रिलीजन को भी उन्होंने फंक्शनलिस्ट अप्रोच से देखा और बताया कि कैसे रिलीजन जो है इंटीग्रेट करती है। क्यों? रिलीजन इज वर्शिप ऑफ कलेक्टिविटी, सेक्रेड या सेक्युलर, और कलेक्टिविटी को वर्शिप करने के कारण सोसाइटी के लिए फंक्शनल है, वो कलेक्टिविटी को एनफोर्स करेगी क्योंकि रिलीजन। तो रिलीजन इज कंसीडर्ड एज फंक्शनल। अगर हम रेलेवेंस देखें, यस, रिलीजन इन कॉन्टेम्पररी टाइम इज फंक्शनल। आप पूरे वर्ल्ड में देखो किस तरीके से रिलीजन इज प्लेइंग अ पॉजिटिव रोल in order to build consensus in society. Take an example, climate change के अंदर हम देखते हैं कि कैसे पोप या बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स जो है कहीं ना कहीं एक मॉरल एथिकल वैल्यूज को प्रमोट कर रहे हैं, और किस तरीके से वो बोलते हैं कि क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो या हिंदुइज्म हो, कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू टैकल द क्लाइमेट चेंज। एग्जाम्पल दूं तो हिंदुइज्म की डिक्लेरेशन है क्लाइमेट चेंज पे जिसका नाम है भूमि देवी की जय। इस तरीके से आपको करंट को इनकलकेट करना है जो वी डू रेगुलर बेसिस पे इन आवर क्लासेस। भूमि देवी की जय एक डॉक्यूमेंट है, आप गूगल सर्च करोगे मिलेगा कि किस तरीके से हिंदुइज्म की वैल्यू जो है, जो आज कलेक्टिव मोरालिटी है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, फॉर एग्जांपल इस कंटेक्स्ट में यूज किया जा सकता है हिंदुइज्म। वैसे ही इस्लामिक डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज भी है, पोप ने भी एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर किताब लिखी है। तो हम देखते हैं यस, रिलीजन इज फंक्शनल टू सोसाइटी। और इनसे बाहर भी आऊं तो रिलीजन स्टिल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। फॉर एग्जांपल आज रिलीजन सोशल सर्विस प्रोवाइड करती है, पीस लेके आ रही है। मॉडर्निटी से जो स्ट्रेस आ रही है, रिलीजन उसे सोलैक दे रही है। कैसे? सेक्ट और कल्ट आज स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, टेंशन मैनेजमेंट की बात करते हैं, the various other aspects which are largely present. Therefore, we can clearly see that religion is actually functional in modern society. तो डरखाइम का जो फंक्शनल एस्पेक्ट है, yes, it is very much relevant कि religion is bringing integration and therefore it is functional for the society. Sacred की वर्शिप होती है रिलीजन डरखाइम के हिसाब से। रिलीजन इज द वर्शिप ऑफ सेक्रेड थिंग्स। आज हम देखें, यस, वर्ल्ड का कोई भी रिलीजन उठाओ, हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो सेक्रेड एथोस, बिलीव्स, वैल्यूज या कुछ रिचुअल्स जो है उनको बहुत अच्छे से उन्हीं की वर्शिप होती है रिलीजन। तो आज हिंदुइज्म की वैल्यूज को कोई डिस्कस नहीं करता है, लेकिन वो हिंदुइज्म के जो रूल, संस्कार, लिटरेचर, सेक्रेड बुक्स जो है उन चीजों पे ही स्ट्रेस किया जाता है। कैसे? पूरा हिंदुइज्म आज काउ के आसपास घूम रहा है कि काउ इज एक्चुअली कंसीडर्ड, और नोबडी इज कंसर्न्ड अबाउट जो सर्वधर्म संभवा बोलते हैं हिंदुइज्म के अंदर, वो प्लूरलिज्म पे लेस फोकस होकर हम देखते हैं कि पूरा का पूरा रिलीजन आज टुडे इज मोर कंसर्न्ड विद द सेक्रेड थिंग्स। जेरूसलम, इजराइल, पैलेस्टीन, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स किस बेसिस पे? इन्हीं सेक्रेड चीजों के बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट है। तो वी डू सी दैट रिलीजन स्टिल
remains a worship of sacred, as in contemporary time, the things which are considered as sacred, religion is hovering around the worship of those sacred things, whether it is literature, whether it is art, whether it is ideal, or whether it is a holy book. Secular, Durkheim बोलते हैं religion will get replaced by secular, that is religion in the sense sacred will get replaced by secular. क्या ये relevant है modern society में? Yes, क्योंकि मैं फिलहाल relevance देख रहा हूं, मैं one sided perspective लेके चल रहा हूं, सब चीज का पहले relevance देखते हैं हम. Secular, yes, आज हम देखें कहीं ना कहीं sacred is getting replaced by secular. कैसे? आज जो धर्म संस्थाएं हैं वो रिलीजियस वैल्यूज को कम प्रमोट करती है और वो सेक्युलर बेसिस पे अपने आप को ज्यादा स्ट्रेस करती है. इंडिया के अंदर यू विल सी मेनी गॉडमैन्स हु आर टुडे डिस्कसिंग अबाउट व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट बेटर फुलफिलमेंट इन लाइफ, हैप्पीनेस, एंगर मैनेजमेंट. आप देखो ब्रह्म कुमारीज का एस्पेक्ट लो, ईशा फाउंडेशन का एस्पेक्ट लो, चाहे वो इस्कॉन का एग्जाम्पल लो या बैप्स का एग्जाम्पल लो, दिस पीपल आर नॉट प्रमोटिंग एनी रिलीजियस मेंटालिटी, rather than they are more promoting about the way to live your life with a fulfillment. So we do see that today secular is something which is dominating. Today it is the secular basis which is uniting the people. The Indians are united not on the basis of the religion. Indians are more united today on the basis of the secular credentials, therefore proving Durkheim's theory that sacred is getting replaced by सेक्युलर इन द कॉन्टेम्पररी टाइम. और उससे आगे बढ़े, रिलीजन खत्म नहीं होगी. और यस, एज ऑफ नाउ वी सी नन ऑफ द सोसाइटी एग्जिस्ट वेयर रिलीजन हैज एक्चुअली बीन रिप्लेस्ड और no more exist or replaced by science as advocated by Weber, Comte, Spencer and others. रिलीजन डिक्लाइन नहीं की है, रिलीजन का रोल ज्यादा से ज्यादा माने ऊपर ऊपर के तौर पे तो डिमिनिश हुआ है. रिलीजन हैज नॉट बीन रिप्लेस्ड बाय एनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस. यस, देयर एग्जिस्ट फंक्शनल अल्टरनेटिव्स एज हाइलाइटेड बाय आर.के. मर्टन, बट स्टिल द डर्कहाइम्स अंडरस्टैंडिंग दैट द religion forms would change, religion itself would not die, remains relevant to even in contemporary time. इस तरीके से हम पहले किसी भी थियरी का रेलेवेंस जब देखते हैं तो हर एस्पेक्ट उस थियरी का अप्लाई करके देखा जाता है. बट नॉर्मली क्वेश्चंस कॉन्ट्राडिक्टरी में भी आ सकता है. इररेलेवेंस मतलब क्या? आपको प्रूव करना है कि डर्कहाइम की थियरी रेलेवेंट नहीं है. उस कंटेक्स्ट में जाएं तो आपको सबसे पहले पता होने चाहिए क्रिटिसिज्म्स, कि क्रिटिसिज्म्स क्या रहे डर्कहाइम की थियरी के. डर्कहाइम ने बोला रिलीजन इज फंक्शनल, लेकिन हम देखते हैं रिलीजन आल्सो हैव डिसफंक्शंस. रिलीजन बिसाइड ब्रिंगिंग इंटीग्रेशन हैव आल्सो बॉट डिसइंटीग्रेशन इन सोसाइटी एज एडवोकेटेड बाय हैमिल्टन. हैमिल्टन एक स्कॉलर है जिन्होंने बोला कि रिलीजन डिसइंटीग्रेट कर रही है मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, इंटीग्रेट नहीं कर रही है डर्कहाइम साहब. सॉरी, डिसफंक्शंस बोला था आर.के. मर्टन ने. आई एम सो सॉरी फॉर दिस. आर.के. मर्टन सेज कि रिलीजन के फंक्शंस भी है, डिसफंक्शंस भी है, दोनों चीज एग्जिस्ट करती है. और मलिनोवस्की बोलते हैं कि इमाइल डर्कहाइम की थियरी जो रिलीजन की है वो एक आर्म चेयर फिलोसफी है, कोई एविडेंसेस पे नहीं बेस्ड है. उन्होंने अपना एक अंडरस्टैंडिंग बनाया और उसी के बेसिस पे थियरी दे दी विदाउट गिविंग एनी कॉन्क्रीट फैक्ट्स. सो डर्कहाइम जो पॉजिटिविस्ट थे, फैक्ट पे स्टडी कर रहे थे, वहां ये एक ऐसी थियरी है जो मालिनोव्स्की बोलते हैं, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, कि आर्म चेयर फिलोसफी है, कि यू हैव जस्ट गिवन योर ओन परसेप्शन व्हिच इज नॉट रेलेवेंट और व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेस और डज नॉट हैव एनी एम्पिरिकल एविडेंसेस. इससे आगे बढ़े तो हैमिल्टन बोलते हैं कि रिलीजन इज नॉट डिविनाइजेशन ऑफ सोसाइटी. सेक्रेड की वर्शिप, रिलीजन सोसाइटी की वर्शिप है डर्कहाइम के हिसाब से, कि एक आदमी भगवान को पूजने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रियलिटी में उसी कलेक्टिव वैल्यूज को पूज रहा है जो सोसाइटी में है. तो एक मैं मूर्ति पूजा करके कहीं ना कहीं मेरी सोसाइटी की ही पूजा कर रहा हूं, ये डर्कहाइम बोलते हैं. हैमिल्टन बोलते हैं नो, रिलीजन इज एक्चुअली नॉट डिविनाइजेशन ऑफ सोसाइटी. कैसे? एग्जांपल से समझो. हिंदुइज्म के अंदर इतने गॉड्स गॉडेसेस है, डिफरेंट फॉर्म्स के रिचुअल्स है, डिफरेंट फॉर्म्स की प्रैक्टिसेस है. इस कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो रिलीजन अगर वर्शिप ऑफ सोसाइटी होती तो सारे हिंदुइज्म के अंदर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती. अब किस तरीके से कितनी प्रैक्टिसेस है, अघोरीज है,
बहुत सारे सेक्ट है हिंदुइज्म में, वैष्णवास, श्री वैष्णवास, सॉरी शैवाइट्स, शैवाइट्स के अंदर जाओ तो अघोरीज आते हैं, लिंगायत्स आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, शक्ति कल्ट, इतने इतने डिविजन्स है और सब कोई अपनी अपनी वैल्यूज को लेके स्ट्रांग है। लिंगायत्स की रिसेंटली डिमांड थी कि उन्हें रिलीजियन डिक्लेयर कर दिया जाए। तो अगर रिलीजन इज अ वर्शिप ऑफ सोसाइटी, देन हाउ डू यू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ सो मेनी मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग विद इन अ पर्टिकुलर रिलीजन व्हिच इज नॉट at least helping us understand कि रिलीजन कुछ भी हो लेकिन सोसाइटी की वर्शिप तो नहीं है। क्यों? और एटलीस्ट मॉडर्न सोसाइटी में तो कतई नहीं है। ट्रेडिशनल में हो सकती है जहां पे एक सिंगल फॉर्म ऑफ रिलीजन था, मोनोथिज्म हुआ करता था, जो अगस्त कॉम्ट बोलते हैं 13th सेंचुरी के आसपास। उस टाइम में बोल सकते हैं कि एक धर्म की पूजा का मतलब था कि वो सोसाइटी की कलेक्टिव वैल्यूज को आप पूज रहे थे या मान रहे थे। आज शायद ये डिविनाइजेशन ऑफ सोसाइटी तो डेफिनेटली डरखाइम का एप्लीकेबल नहीं है कि सोसाइटी की वर्शिप नहीं है रिलीजन। रिलीजन स्टिल रिमेन्स अ वर्शिप ऑफ गॉड्स, स्पिरिट, मैजिक्स एंड कल्ट्स। उससे आगे जाए तो डरखाइम largely says that religion is a worship of totemism. Totemism was largely used as a symbol, जहां पे डरखाइम ने किस तरीके से टोटमिज्म को देखा और उसके कारण बोला कि टोटमिज्म इज सेक्रेड फिनोमेना। एक कलेक्टिविटी है जो टोटम जो है एक सिंबल है एक पर्टिकुलर सोसाइटी का। जैसे आप जाओगे ट्राइब्स के अंदर कुछ एक सिंबल है। हम इंडिया में देखते हैं कैसे सूर्यवंशी माना जाता था, किसी को चंद्रवंशी माना जाता था, या फिर किसी एक आइडेंटिटी एक टोटम के वंशज माने जाते थे। इस तरीके से पवन पुत्र हनुमान, पवन इज एक्चुअली ए टोटम। वो टोटम जो है कलेक्टिविटी होने के कारण टोटमिज्म इज यूनाइटिंग, ये डरखाइम बोलते हैं। बट A.R. Radcliffe Brown, who is social anthropologist, who says this, totemism is not uniting, rather than in the modern society and even in the traditional society totemism was dividing। कैसे? A.R. Radcliffe Brown ने different tribes की स्टडी की और बताया कि कैसे एक ट्राइब में मल्टीपल टोटम्स होते हैं और वो टोटम जो है सब लोगों को यूनाइट ही नहीं करते, एक दूसरे को डिवाइड भी कर रहे हैं। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी टोटम के बेसिस पे एक दूसरे को दुश्मन मानते हो कि आप इसके वंशज हो, मैं इसका वंशज हूं, और देयर इज अ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट। द कास्ट इन इंडिया इज अ वेरी गुड एग्जांपल, जहां पे हम कैसे कुछ ऋषि मुनियों से ट्रेस करते हैं अपना लीनिएज और उसके बेसिस पे किस तरीके से कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है, जो एंद्रे बेतले ने अपने श्रीपुरम की स्टडी में भी पूरी तरीके से डिटेल में बताया है। तो देयरफॉर टोटमिज्म इज नॉट यूनाइटिंग, इट इज एक्चुअली डिवाइडिंग। इससे आगे जाए तो डरखाइम ने बोला सेक्रेड विल गेट रिप्लेस्ड बाय सेक्युलर। आज ही की सोसाइटी ले लो, हम देखते हैं कि सेक्युलर से ज्यादा सेक्रेड एम्फसाइज किया जाता है। कैसे? हम देखते हैं पीपल आर मोर कंसर्न्ड इन फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ अकाल तख्त rather than following the orders of constitutions। लोग अपने धर्म पे ज्यादा प्रतिष्ठा रखते हैं, धर्म पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो रियलिटी में देखा जाए तो सेक्रेड एंड सेक्युलर आर एक्चुअली कोएग्जिस्टिंग rather than sacred being replaced by secular which was advocated by Emile Durkheim। और डरखाइम ने यह भी बोला कि रिलीजन का ओरिजिन तब से आता है जब से सेक्रेड एंड प्रोफेन चालू हो जाता है, और सेक्रेड होने से ही किसी चीज में सेक्रेड ही बेसिस है रिलीजन का। अब आज के टाइम पे हम देखें तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेड तो है ही नहीं रिलीजन के अंदर। कैसे? कल्ट का सबसे बढ़िया एग्जांपल लो। कल्ट ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो लीडर सेंट्रिक होती है, जिनका कोई भी एक कांस्टेंट स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम नहीं होता है। वी ऑफन सी दैट द कल्ट डू नॉट हैव एनी कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेड। क्यों? सेक्रेड क्या होता है? जहां पे एक पर्टिकुलर तरीके से चीजों के साथ इंटरेक्ट किया जाता है जो सेक्रेड मानी जाती है। तो हम क्या करते हैं? मंदिर में चप्पल नहीं लेके जानी है, चर्च में चप्पल लेके जाते हैं। चर्च के अंदर कुछ और एस्पेक्ट नहीं किया जा सकता जो शायद मंदिर में कर सकते हैं। तो एक रूल अटैच होता है कि सेक्रेड चीजों के साथ किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से इंटरेक्ट करना है। लेकिन आज के टाइम पे सेक्रेड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और फिर भी रिलीजन है, तो कहीं ना कहीं सेक्रेड के बेसिस पे तो रिलीजन नहीं बन रही है। ये सारी चीज इवैल्यूएट करें तो डरखाइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसी 15 से 20 मिनट में आपका हो गया कि क्रिटिसिज्म क्या रहे माइल डरखाइम की थियरी के विद द नेम्स ऑफ द स्कॉलर्स एंड देयर अंडरस्टैंडिंग्स, एंड एट द सेम टाइम कि डरखाइम की थियरी के ऐसे कौन से पहलू है रिलीजन के जो एप्लीकेबल है। अगर सिंपल तौर पे देखें तो डरखाइम, अब कंक्लूड करूं कि डरखाइम की थियरी क्या रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है। हर थियरी जो सोशियोलॉजी में है उसके कुछ एस्पेक्ट रेलेवेंट है, कुछ एस्पेक्ट इररेलेवेंट है। डरखाइम के कंटेक्स्ट में एक लाइन में तुम्हें आंसर देता हूं, हमेशा याद रखना जब भी इससे रिलेटेड कोई टॉपिक का क्वेश्चन आए। डरखाइम्स थियरी ऑफ रिलीजियन इज नॉट प्रैक्टिकली visible in the modern contemporary society, but however
what society requires today is the application of his understanding of religion. कि आज दिखाई तो नहीं देती है कि रिलीजन कुछ इस तरीके से है जो डरखाइम बोलते हैं, लेकिन आज हमें डरखाइम की थियरी दैट इज हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन को लगाना बहुत जरूरी है आज की टाइम्स में. तो प्लीज डू अंडरस्टैंड कि सोशियोलॉजी को पढ़ने का एक पर्टिकुलर अप्रोच है. अब सीधी सीधी किताबों से चीजें नहीं कनेक्ट करनी है, करंट से कनेक्ट करना, इंटीग्रेशन बढ़ानी है, और इसी तरीके से हम हर एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं. और कुछ डेमो लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है मेरी प्लेलिस्ट के अंदर. यू कैन जस्ट गो हैव अ लुक एंड अंडरस्टैंड कि आपको कैसे पढ़ना है सोशियोलॉजी. अब ज्वाइन करो या नहीं करो एक दूसरी बात है, बट सोशियो का पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए, चाहे आप स्टडी आईक्यू में पढ़ो, चाहे आप दिल्ली में कहीं से पढ़ो, या फिर सेल्फ स्टडीज करो. बट सपोज इफ यू वांट टू गेट ऑल द नोट्स, ऑल द कंटेंट एट अ प्लेस जहां पे आपको दूसरा एक पेज भी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा विथ ओपन चैलेंज, then this is the course which you should definitely look about. 2024 में के लिए तैयारी करने वालों के लिए अभी राइट टाइम है ऑप्शनल को ग्रिप में लाने का. मई तक ऑप्शनल को बहुत स्ट्रांग करो. उल्टा अप्रोच मत लेना कि जीएस चल रहा है, क्योंकि जीएस अगर हो गया और आगे जाके आप ऑप्शनल के लिए टाइम नहीं दे पाओगे तो अगेन आपने बहुत प्रीशियस टाइम वेस्ट कर दिया है. थैंक यू सो मच एंड यस गाइस, हैप्पी न्यू ईयर. गॉड ब्लेस यू एंड मेक योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू. ये मैं तहे दिल से भगवान से दुआ करता हूं. एवरीबडी हैव अ वेरी प्रॉस्परस न्यू ईयर एंड रिमेंबर टू यूज द कोड DIV live when you are joining the batch in case if you require a good discount on your fees. Thank you so much. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.